नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम आप सबको बताने वाले हैं कि जीएनएम के बारे में कि जीएनएम होता क्या है, कितना साल का ये कोर्स होता है आपका, और फिर जीएनएम के फर्स्ट ईयर में सिलेबस कौन कौन सा पढ़ना होता है। फिलहाल अभी आपका कह लीजिए कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के द्वारा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन चल रहा है, ठीक है। और फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन आपका कल से 5 तारीख से होने वाला है। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो दे लें, और कह लीजिए कि उनके लिए कुछ दिन बाद 2-4 दिन बाद ही सेकेंड ईयर का हम सिलेबस आप लोगों को बताएंगे और कोर्स स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो उनका न्यू एडमिशन है 22 के सेशन में, तो वो सारे स्टूडेंट्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उन सभी को हम जीएनएम को फर्स्ट ईयर के सारे टॉपिक को अच्छे से आपका पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आपको किस तरह के कितने बुक्स लेने पड़ेंगे, ये सबको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करें, लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीएनएम के बारे में। तो जीएनएम का मतलब होता है आपका, इसका फुल फॉर्म ये होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि जीएनएम आपका टोटल 3.5 साल का कोर्स होता है। ऐसे जनरली कहेगा कि 3 साल का कोर्स होता है, लेकिन मेन रूप से 3.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें यह 3 साल आपकी स्टडी होती है इसमें, और 6 महीने के प्रैक्टिकल नहीं, 6 महीने आपका होता है इसमें, आप कह लीजिए उसका प्रैक्टिस, ठीक है। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप जीएनएम में आप कह लीजिए कि आप एक कंप्लीट नर्स नहीं बन सकते हैं। तो टोटल कुल मिलाकर आपका 3.5 साल का इसमें आपका कंप्लीट कोर्स है। तो इसके थ्रू ये होता है कि इस कोर्स के कर लेने से आप किसी भी हॉस्पिटल में या फिर कम्युनिटी में जाकर के आप लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो जीएनएम करने का फ़ायदे हैं, ठीक है। आप नो मैटर आप किस स्टेट से जीएनएम कर रहे हैं, आप अगर कर रहे हैं तो बने रहिए बेशक हमारे साथ, हम आपको सब कुछ कवर करवाएंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में देखेंगे। तो जीएनएम में टोटल आपका 4 बुक्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। 4 बुक्स, जिसमें आपका एक बायोलॉजिकल साइंस होगा, दूसरा बिहेवियरल साइंस, तीसरा फंडामेंटल एंड चौथा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो ये 4 टॉपिक का आपका पढ़ने हैं, और कह लीजिए कि एग्जामिनेशन भी आपका इन्हीं 4 पेपर का होगा मेन रूप से, ठीक है। आप अगर जाइएगा पेपर देने तो आपका इन्हीं 4 टॉपिक का वहाँ पर एग्ज़ाम लेगा। आपको वहाँ जाना है, पेपर में इसका आंसर लिखने हैं और आना है। बाकी इसका जो थोड़ा सा लास्ट में भी हम जीएनएम के बारे में बात करेंगे कि इसका पे स्केल क्या होता है, और फिर जीएनएम करने के बाद आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो पहले हम सिलेबस को अच्छे से समझते हैं। तो जो आपका बायोलॉजिकल साइंस है, इसे मेन रूप से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी कि इसमें एक पार्ट आपका होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एंड दूसरा पार्ट होगा आपका माइक्रोबायोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में हम ह्यूमन बॉडी के उसकी बनावट, उसके क्रियाविधि, वो किस तरह से कार्य करता है, उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे। और माइक्रोबायोलॉजी में हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे, उसके नष्ट करने के तरीके क्या हैं, उनसे बचाव के तरीके क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है बिहेवियरल साइंस, इसे भी 2 पार्ट में बांटा गया है। एक आपका होगा साइकोलॉजी एंड दूसरा होगा सोशोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, मतलब किसी भी इंसान के मन में क्या चल रहा है, वो किस तरह से प्रतिक्रिया देगा, उसके क्या व्यवहार किस तरह से वो व्यवहार करता है, इन्हें ही समझना कह लीजिए साइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और एक दूसरा पार्ट आपका होगा सोशोलॉजी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे समाज के बारे में कि समाज किस तरह से काम करता है, समाज का रहन सहन क्या है, समाज का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। तो इसलिए बिहेवियरल साइंस आपका फर्स्ट ईयर में इम्पोर्टेंट भी होता है। नेक्स्ट आपका होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड। तो इसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आपको पढ़ाया जाएगा कि किसी भी मरीज को प्राथमिक रूप से इसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपका किसी भी मरीज को स्वास्थ्य सेवा किस तरह से देनी चाहिए, ठीक है। उसे किस तरह से दवाई देनी चाहिए, किस तरह से उसे भोजन प्रदान करना चाहिए, किस तरह से उसके देखभाल करना चाहिए। यानी कह लीजिए कि नर्सिंग प्रक्रिया में जितने भी आपकी जो बेसिक प्रक्रिया होती है, जो बेसिक क्रियाकलाप होते हैं, उन सभी को उसमें अब बताया जाएगा। एंड इसका एक सेकंड पार्ट होता है फर्स्ट एड।
तो फर्स्ट एड में आपका सिंपल सी बात है, आप प्राथमिक मरीज को प्राथमिक उपचार देना, आप किस तरह से उसे देखभाल करते हैं प्राथमिक स्थिति में, तो ये सब कहलाता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। और जब कोई चौथा सब्जेक्ट होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग। इसमें आपको क्या करना होता है कि इसमें आपको नर्स को इस तरह से पढ़ाया जाता है ताकि वो किसी भी समुदाय में जाकर के लोगों को स्वास्थ्य समस्या को दूर कर सकें। हम आपको जब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ाएंगे तो हमको बताएंगे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स की क्या क्या विशेषता होती है। हर नर्स कम्युनिटी हेल्थ नर्स नहीं बन सकती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स के लिए आपको बहुत सारी कह लीजिए कि गुण चाहिए, आपको पूरा नॉलेज चाहिए, आपको बात करने की कला आनी चाहिए, आप जिस समुदाय में जा रहे हो उस समुदाय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत सी बातें होती है, तो ये सब हम विस्तार से बातें करेंगे जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब फिर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सभी सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर होते हैं। तो पहला हम देखेंगे बायोलॉजिकल साइंस में। तो बायोलॉजिकल साइंस में आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कुछ चैप्टर्स हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है सेल एंड टिश्यू का, दूसरा है स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, फिर तीसरा टॉपिक आपका होगा इसमें कार्डियोवास्कुलर का, यानी कि रक्त परिवहन, मतलब हृदय वाहिनी तंत्र, ठीक है। इसमें ब्लड किस तरह से शरीर में वर्क करती है, किस तरह से हार्ट काम करता है, इसमें ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। नेक्स्ट आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, श्वास लेने की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से लंग्स काम करते हैं, इसमें ये सब बताया जाएगा आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम, जाहिर सी बात है इसमें आपको एब्डोमेन के बारे में पढ़ाया जाएगा, एब्डोमेन से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा। एक्सक्रेटरी सिस्टम में आपका कह लीजिए कि शरीर के द्वारा जितने भी वेस्ट मटेरियल है उससे बाहर निकालना है, किडनी किस तरह से वर्क करता है, तो ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। सेम इसी तरह आपका आगे भी होगा नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये सब आपका होगा एनाटॉमी में। अगर इसमें सेकंड पार्ट माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में और उसका कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे इसका विनाश कर सकते हैं। फिर इम्यूनिटी के बारे में, प्रतिरोधकता शरीर में किस तरह से होती है, कितने प्रकार की होती है, ये सब पढ़ाया जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको होगा इसमें संक्रमण के बारे में, संक्रमण कैसे होता है, किसी व्यक्ति में कैसे संक्रमण फैलता है, किस तरह संक्रमण के कितने प्रकार होते हैं। संक्रमण के भी आप कह लीजिए कि 10-12 प्रकार या 15 प्रकार होते हैं, तो ये सब विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। अब सेकंड जो सब्जेक्ट हो आपका बिहेवियरल साइंस के बारे में, यानी कि इसे 2 पार्ट में बांटा गया जैसे बताया था हम आपको। तो साइकोलॉजी में आपको मेन रूप से 5 टॉपिक पढ़ना है, ऐसे तो टॉपिक है लेकिन मेन रूप से यही 5 टॉपिक पढ़ना है आपको, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका होगा ह्यूमन बिहेवियर का मनोविज्ञान क्या होता है, इंसान किस तरह से व्यवहार करता है। नेक्स्ट आपका होगा इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है, उसकी बुद्धि के बारे में। नेक्स्ट लर्निंग, वो सीखने की प्रक्रिया क्या है। नेक्स्ट पर्सनालिटी एंड ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से ये 5 टॉपिक आपके रहेंगे इंपॉर्टेंट रूप से साइकोलॉजी में। अब सोशोलॉजी की बात करें तो यहाँ भी आपको मेन रूप से 4 टॉपिक है। सोसाइटी के बारे में, समाज का क्या मतलब, समाज का क्या कह लीजिए कि सोसाइटी के बारे में, समाज किस तरह से वर्क करता है, हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर डालता है, ये सब जानेंगे। फिर फैमिली के बारे में, परिवार क्या है, क्या महत्व होता है इसका हमारे जीवन में। कम्युनिटी के बारे में, समुदाय क्या होता है, किस तरह से काम करता है, ये सब। इसी तरह सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, जैसे कि आप सबको पता है कि भारत में बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं। आपका चाइल्ड अब्यूज़, विमेन अब्यूज़, चाइल्ड लेबर, ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म, ये सब ड्रग एडिक्शन में आता है आपका। फिर आप कह लीजिए कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, तो बहुत सारे, ये सब हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे जो हमको पढ़ाएंगे सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी तरह आपका होगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी कुछ टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें आपका है पेशेंट की केयर किस तरह से की जाती है, पेशेंट की बेसिक ज़रूरतें क्या क्या होती है। पर्सनल हाइजीन, मतलब एक नर्स अपने आप को साफ सुथरा कैसे रह सकता है, किस तरह से वो अपने आप को हाइजीन मेंटेन कर सकती है अपना, ठीक है। नेक्स्ट आपको होगा असेसमेंट ऑफ पेशेंट, मतलब एक मरीज का किस तरह से आकलन करना चाहिए, किस तरह से उसका शारीरिक परीक्षण, तो ये सब हमको पढ़ाएंगे विस्तार से। इन्फेक्शन कंट्रोल एंड थेरेप्यूटिक नर्सिंग केयर, तो ये थेरेप्यूटिक नर्सिंग केयर होता है, इसका ये मतलब होता है कि ये डॉक्टर के द्वारा किसी पेशेंट का उपचार करने के बाद उसे किस तरह से दवाई देनी है, किस तरह से उसे इंजेक्शन लगाना है, ठीक है, किस तरह से उसे बेड पर रखना है, किस तरह से बेड प्रोवाइड करवाना है, क्योंकि बेड भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो ये सब आपका थेरेप्यूटिक नर्सिंग केयर में होता है। फर्स्ट एड में पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट एड क्या होता है, जो सुनहरे नियम होते हैं
फर्स्ट एड के 9 सुनहरे नियम होते हैं, 9 गोल्डन रूल, तो इसको हम पढ़ेंगे। फिर फर्स्ट एड का क्या प्रोसीजर होता है, क्या तकनीक होती है इसकी, और फिर आपातकाल स्थिति में हम किसी व्यक्ति को, किसी रोगी को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा हम कैसे प्रदान कर सकते हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में, तो यहाँ भी कुछ टॉपिक्स आपको होंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में, यानी कि समुदाय में जो स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया होती है वो होती क्या है, किस तरह से की जाती है, इन सभी को डिटेल से हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट आपका होगा जनपदीय रोग विज्ञान, यानी कि किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में या किसी देश में अगर कोई बीमारी तेजी से फैल जाती है तो उसका किस तरह से रोकथाम किया जा सकता है, कैसे उसका संक्रमण को रोका जा सकता है, उसके संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सकता है, तो ये सब पढ़ा जाएगा इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा फैमिली हेल्थ नर्सिंग केयर, यानी कि परिवार स्वास्थ्य नर्सिंग देखभाल। इसमें आपको कह लीजिए होम विजिट रिलेटेड पढ़ाया जाएगा आपको कि किसी नर्स समुदाय में घर घर जाकर किस तरह से स्वास्थ्य सुविधा दे सकती है। आप देखेंगे कि पोलियो भी एक इसी तरह होम विजिट कहीं उदाहरण कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको घर घर जा कर के बच्चों को पोलियो का दवा पिलाया जाता है, तो ये सब आपका होम विजिट में है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा रेफरल सिस्टम, यानी कि रेफरल प्रणाली, एक मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भेजना रेफरल सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसे हम विस्तार से जानेंगे। फिर रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट क्या होता है, किस तरह से मरीज की रिकॉर्ड तैयार की जाती है, कैसे उसका रिपोर्ट बनाया जाता है, क्या इसके महत्व है, तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। नेक्स्ट आपका इसमें 3 और टॉपिक है, 4 और टॉपिक है। एक माइनर अलाइनमेंट्स, यानी कि वैसे रोग जो छोटे मोटे रोग है जो ठीक हो जाते हैं कुछ सप्ताह वगैरह में, तो इन्हें हम माइनर अलाइनमेंट्स कहते हैं। इसमें फिर पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल हाइजीन, इसमें मतलब वातावरण के साथ किस तरह हमें अपना समन्वय बना कर रखना है, तो इसमें ये सब पढ़ा जाएगा वो। फिर आपका हेल्थ एजुकेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य शिक्षा। फिर कम्युनिकेशन स्किल, किसी पेशेंट से, किसी समुदाय में या उसके परिजन से किस तरह से बात करने की कला होनी चाहिए, तो ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी कि भोजन और पोषण। बिना अच्छे भोजन और पोषण के स्वस्थ रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको होने वाला है, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो इसमें भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि फूड, कौन कौन से फूड लेने चाहिए जिससे हम हेल्दी रह सकें, किस तरह के पोषण हमें शरीर को चाहिए, तो हम किस तरह का भोजन ग्रहण करें जिससे हम अपना शरीर का न्यूट्रिशन मेंटेन रख सकें, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी स्टडी के सिलेबस वाली बात। अब थोड़ा सा हम हट के बात करते हैं जीएनएम के बारे में। तो जो जीएनएम आपका होता है, ये जैसा कि हमको आपको बताया है 3 साल का मेन रूप से कोर्स है प्लस 6 महीने का प्रैक्टिस इसमें होता है, ठीक है। तो इसमें आपको 3.5 साल लग जाती है। लेकिन किसी को मन है कि नहीं हम जीएनएम के बाद भी कुछ करना चाहते हैं, बहुत से बच्चों को मन में सवाल आता है कि जीएनएम कर लिए अब क्या करें, या फिर जीएनएम करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें तो स्कोप नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जीएनएम करने के बाद भी आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। आप जीएनएम करने के बाद आप कह लीजिए बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं आप, चूँकि जनरली बीएससी नर्सिंग करने में आपको 4 साल का टाइम लगता है, लेकिन अगर आप जीएनएम किए हुए हैं तो आप 2 से 2.5 साल में आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। फिर आपका होता है आपका मास्टर इन नर्सिंग, आप नर्सिंग में मास्टर की डिग्री ले सकते हैं, तो इसमें आपको जीएनएम करने के बाद होगा। या फिर आपको और ज़्यादा कुछ करने का मन है तो फिर आप इसमें कह लीजिए पीएचडी भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पीएचडी की सुविधा भी मिलती है, ठीक है। पीएचडी इन नर्सिंग, तो आपको बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। नर्सिंग का मतलब ये होता है कि आप स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के साथ साथ अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, ठीक है। ये नर्सिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप अगर एज ए नर्स हैं तो आप काम भी करिए और साथ में अपने नॉलेज को जितना बेहतर हो सके उसे डेवलप करिए, आप उतने ही अच्छे नर्स बन पाइएगा। तो ये तो हो गई कोर्स की बात। इससे क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन होती है 12th को। अगर आप 12th कंप्लीटेड है, आप साइंस के स्टूडेंट है 12th से, तो आप जीएनएम कर सकते हैं। नो मैटर आपने 12th बायो से किया है या मैथ से किया हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो भी आप जीएनएम कर सकते हैं, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं बायो एक्स्ट्रा में तो भी बेशक जीएनएम कर सकते हैं, या फिर सिर्फ बायो तो भी आप जीएनएम कर सकते हैं। तो ये तो होगी क्वालिफिकेशन के बाद। अगर हम इसका पे स्केल बात करें इंडिया में कितना सैलरी मिलती है,
तो जो इसकी सैलरी होती है, अगर एवरेज बात करें तो एवरेज सैलरी इसकी 4.5 लाख होती है इंडिया में। मतलब एक एवरेज सैलरी 4.5 लाख, 4 से 4.5 लाख इसकी एवरेज सैलरी है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका मैक्सिमम ये 4.5 तक ही जाती है, नो। मैक्सिमम इसकी सैलरी कहीं कहीं 8 लाख, कहीं 9 लाख, कहीं 12 लाख पर, मैं सालाना बात कर रहा हूँ। सालाना 8 लाख, 9 लाख, 12 लाख, ये आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मिलेगी। आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितना एक्सपीरियंस आपका नर्सिंग लाइन में, उस अकॉर्डिंग आपकी पे स्केल बढ़कर सालाना 8 लाख, 9 लाख, 12 लाख इस तरह से मिलती है। तो इसमें भी एक आपका कह लीजिए अच्छा स्कोप है, ठीक है। इसे जनरली 9 कहीं ज़्यादातर मिलती है, लेकिन कहीं कहीं आपको 12 भी देखने को मिलेगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको 9 भी इसमें मैक्सिमम ही है। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पर, आपका नॉलेज पर, आप कितना अच्छे हैं जी नर्सिंग लाइन में। तो पे स्केल उस पर डिपेंड करता है। तो कोई नहीं, आप फिलहाल एक स्टूडेंट है तो आप पे स्केल पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप लोग कोशिश करें, मन लगा कर पढ़ें, क्योंकि बिना पढ़ाई के आप नहीं होने वाला कुछ भी। आप देख सकते हैं बिहार नर्सिंग में भी आपका ANM की बहाली के लिए एग्जामिनेशन प्रक्रिया ले आया। अब पहले वाली बात तो रही नहीं कि आप डिग्री दिखाइए और न जॉब ले जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा उसके बाद भी। तो बिना मेहनत के अब कुछ नहीं होने वाला है। और आने वाले टाइम में इसमें कंपटीशन अभी और बढ़ेंगे। अभी तो कुछ नहीं, इसमें कंपटीशन अभी और बढ़ेंगे। तो आपको मन से पढ़ाई करनी है। और ये मत सोचिए कि एग्जामिनेशन में अगर आप ये सोच रहे हैं कि चोरी करके पास कर लीजिएगा या फिर किसी तरह से, तो वो सब नहीं चलने वाला। हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में आप जाइएगा तो आपको थोड़ा सा आगे पीछे का पूछताछ हो सकता है, साइड में बातचीत कर सकते हैं, तो ये सब होती है। अब बेशक कुछ स्टेट में अगर होता होगा तो हम कह नहीं सकते हैं, पर जनरली जो मैंने देखा है खासकर MPs वगैरह में, तो वहाँ बिल्कुल नहीं होती है। आप किसी से पूछ लिए, 1-2 क्वेश्चन आपको जवाब मिल गया तो बहुत है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप खुलेआम चोरी करके लिख सकते हैं, आप पूरा कॉपी भर के आ रहे हैं चोरी करके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा ख्याल निकाल दीजिए, आपको खुद से पढ़े हुए हैं, कोई क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं रहता, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं रहता अगर आपको पढ़ा हुआ अच्छे से तो। बाकी नहीं पढ़ने वाले को तो खैर सिंपल क्वेश्चन भी बहुत हार्ड लगता है। तो कोई नहीं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे साथ हैं। आपके सारे प्रिपरेशन हम करवा देंगे एग्ज़ाम आते आते तक। और अभी इसलिए तो मैंने ये बैच स्टार्ट कर दिया, ताकि शुरू से स्टडी होती रहनी चाहिए। एग्ज़ाम टाइम में कुछ बच्चे रहते हैं जो एग्जामिनेशन टाइम में खोजते हैं कि 1 महीने में वो साल भर का कोर्स कंप्लीट कर लेती है, तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं होने वाला। क्योंकि जो बच्चा साल भर पढ़ रहा है वो उसके सिलेबस को कोई भी टीचर 6 महीने में कंप्लीट, या 6 महीने में 2 महीने में कंप्लीट नहीं करवा सकता। अगर वो करवा रहा है 2 महीने में या 1 महीने में, तो जाहिर सी बात है वो अपना सिलेबस कट कर रहा है। उसे पता है कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ानी है, कौन सा टॉपिक पढ़ानी है, तो वो अपना सिलेबस कट करके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा बता दिया, अपना हो गया। और क्या। खैर, आप शुरू से पढ़िए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।